दोस्तों, आज एक नया एपिसोड मंदिरों के बारे में। जैसे न्याय का मंदिर न्यायालय, लोकतंत्र का मंदिर संसद, विश्वास का मंदिर मीडिया और आस्था का मंदिर मंदिर, ये चारों ही आज सवालों के घेरे में है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं चार में से सिर्फ दो, और वो हैं न्याय का मंदिर न्यायालय और लोकतंत्र का मंदिर संसद। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम उम्मीद की आस न्यायालय होता है, और अगर इस न्याय के मंदिर में सब कुछ ठीक न चले तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन सवाल न्यायालय या न्याय व्यवस्था पर है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आजकल की प्रक्रिया पर है, जहां पर लगने लगा है कि इसका इस्तेमाल भी एक हथियार के तौर पर किया जाने लगा है। न्याय के मंदिर में कई ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिसे देखकर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं ये किसी और भावना से प्रभावित है। ऐसा हम नहीं, न्यायविद कह रहे हैं। याद कीजिए वो दिन, इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीफ जस्टिस के चयनात्मक तरीके से मामलों के आवंटन और कुछ न्यायिक आदेशों पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चलमेश्वर सहित 4 न्यायाधीशों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन सही नहीं होता है और पिछले कुछ महीनों में ऐसे अनेक बातें हुई है जो अपेक्षा से कहीं नीचे है। इस संस्था की संरक्षा के बगैर देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। इस प्रकरण के बाद जैसे लगा देश में न्याय व्यवस्था में एक नई व्यवस्था घुसपैठ कर गई है, या इसे यूं कहे कि कराई गई है। ऐसा राजनीति फायदे के लिए किया जा रहा है। साफ लगता है कि हाल में कई ऐसे निर्णय जजों ने किए जो सवालों के घेरे में है, और सवालों के घेरे में मीडिया भी है जो किसी भी मुद्दे पर अपना जजमेंट देने से पीछे नहीं हटती है। मानो वो न्यायपालिका का एक ऐसा पार्ट बनने की चाहत रखती है जो सत्ता तंत्र के लिए माहौल बनाता है। इस माहौल को बनाने के लिए वो किसी भी स्तर पर जाने लगी है। कारण क्या है ये आप भी जानते हैं। उनको भी किसी खास एजेंडे के तहत ऐसा करना पड़ता है। जब देश में सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठने की बात होती है तो वो सही मुद्दे से भटकाने में लगे रहते हैं, और वो इस भटकाव की राह में जजमेंटल बने जा रहे हैं। और कोर्ट के काम में इस प्रकार की दखलंदाजी को क्या कहा जाए। हाल में यौन उत्पीड़न के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की चौतरफा निंदा हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने अपने हालिया फैसले में यौन उत्पीड़न को परिभाषित करते हुए कहा है कि वक्षस्थल को जबरन छू लेने मात्र को यौन उत्पीड़न की संज्ञा नहीं दी जा सकती। विडंबना देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की एक महिला न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला फैसला सुनाते हुए एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराए गए शख्स की सजा में बदलाव कर दिया। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है, सिर्फ वक्षस्थल को जबरन छूना मात्र यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। इसके लिए यौन मंशा के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा और लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, और जानकारों का कहना था कि हाईकोर्ट का ये आदेश गलत और अस्वीकार्य है। यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो तर्क दिया है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पॉक्सो कानून के प्रावधान कहीं भी निर्वस्त्र करने की बात नहीं करते हैं। अब हम आते हैं लोकतंत्र का दूसरा मंदिर यानी संसद पर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, जहां वो एक दूसरे के सपोर्टिंग हैंड रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुसने से ऐसी नौबत आई है, ये हमारा मानना है, जो शर्मसार करती है। वो संसद ही है जो जनता के हितों को ध्यान रखती है, लेकिन किस प्रकार से ध्यान जनता पर रख रही है ये सभी को अब दिख रहा है। यहाँ एक स्वास्थ्य वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी राजनेताओं पर है, लेकिन पार्टी हित के सामने जनता हित की बातें बौनी साबित हो रही है।
आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और सभी महत्वपूर्ण बातें खत्म हो जाती हैं। मुद्दे को अपने अपने राजनीतिक खाके में फिट करने के लिए बहुमत का सहारा लिया जाता है। बहुमत वाली सरकार चाहे किसी भी पार्टी का हो, ये सब वोट बैंक के आईने में साफ दिखता है और प्रक्रिया के तहत ऐसे कानून बनाए जाने लगे हैं जिससे देश को कई अनचाहे समस्याओं से लड़ना पड़ता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र के मंदिर का इस्तेमाल क्या वोट बैंक के तराजू के हिसाब से हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, और राजनीति के चाशनी में डुबोकर इसे कुछ और नाम दे दिया जाता है, जहां पर न तो जनता के हितों का ध्यान और न देश के हितों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर राजनेता कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो विवादों के केंद्र में होता है और विवाद को बढ़ता देख वो बाद में माफी भी मांग लेते हैं जैसे कुछ हुआ नहीं हो। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इस मामले में मास्टरी है। वो अक्सर विवादित बयान के कारण सुर्खियों में रहती है। साध्वी ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में कहा कि वो पागल हो गई है, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पागल हो गई और यहाँ हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित है। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा। शुरुआत अगर शरद यादव से ही करें तो उन्हें जैसे इसमें महारत हासिल है। ये शरद यादव ही थे जिन्होंने जून 1997 में संसद में महिला आरक्षण बिल पर बहस में कहा था, इस बिल में सिर्फ परकटी औरतों को फायदा पहुंचेगा। परकटी शहरी महिलाएं हमारी ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी? 20 साल बाद 2017 में उनका बयान था, वोट की इज्जत आपकी बेटी की इज्जत से ज्यादा बड़ी होती है। अगर बेटी की इज्जत गई तो सिर्फ गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी, लेकिन अगर वोट एक बार बिक गया तो देश और सूबे की इज्जत चली जाएगी। साल 2018 की बात करें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आधार पर बयान दे रहे थे, इसी दौरान कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जोर जोर से हंसने लगी। मुस्कुराते हुए मोदी बोले, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। बाद में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर कर रेणुका चौधरी की हंसी की तुलना रामायण के किरदार शूर्पणखा से कर डाली। इसके बाद भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने रामायण की शूर्पणखा की नाक काटे जाने का दृश्य भी ट्विटर पर शेयर किया। जया बच्चन को फिल्मों में नाचने वाली बयान की भी काफ़ी फजीहत हुई। मसलन मुलायम सिंह का बलात्कार पर बयान कि लड़कों से गलती हो जाती है और इसके लिए उन्हें मौत की सज़ा नहीं देनी चाहिए, या फिर दूसरे सांसद साक्षी महाराज की टिप्पणी की कि हिंदू महिलाओं को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। ऐसे बयानों के बावजूद अक्सर ये राजनेता हल्की फुल्की फटकार के बाद बच निकलते हैं। ये बयान कभी महिलाओं की बॉडी शेमिंग करते नजर आते हैं तो कभी बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को मामूली बताने की कोशिश, और साथ ही ये संदेश भी जाता है कि महिलाओं के बारे में हल्के और आपत्तिजनक बयान देना सामान्य बात है। ये सब इसी प्रकार से चलता रहा तो लोकतंत्र का मंदिर, संसद के प्रतिनिधित्व करने वाले इसकी गरिमा को खत्म करके ही मानेंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो इसे फॉरवर्ड करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।